हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क चैनल पर। आज हम 2023 का सेट सी सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपको अच्छे से जो है मार्च एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये आपकी हेल्प करेगा। और आपको न्यूमेरिकल्स हैं, डायग्राम्स हैं, जो भी हैं वो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सारे डायग्राम ड्रॉ करके भी देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का 2023 का सेट सी। पहला भाग है हमारा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है? देखिए, इसका आंसर है प्रकीर्णन के कारण। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, रिपीट हुआ है, इम्पोर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। प्रकीर्णन के कारण है रंग लाल जो है। दूसरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। मेन जो ग्रीन हाउस गैस पूछी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे मीथेन भी होती है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन मेन जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है ओम। यहाँ ओम है, सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ये चौथा क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 5 आर में से दूसरे आर का अर्थ होता है कम उपयोग। पांचवा क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, जीवाश्म ईंधन क्या है नियम। छठा क्वेश्चन देखिए, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। विभवांतर है 220 वोल्ट, V बराबर 220 वोल्ट। यदि बल्ब से 0.50 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो करंट है, विद्युत धारा है 0.5 एम्पीयर, 50 एम्पीयर है। तो क्या पूछा गया है? शक्ति, बल्ब की शक्ति। देखिए यहाँ B और I दे रखा है, तो यहाँ शक्ति का सूत्र जो है P बराबर VY वाला लगेगा। तो आपको ये ध्यान देना है, जो भी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दे रखी हूँ उसके हिसाब से हमें फार्मूला लगाना होता है। पी के कई फार्मूले हैं, तो यहाँ पर वी और आई दे रखा है, इसलिए पी बराबर वी वाई वाला फार्मूला लगेगा। तो पी 220 वोल्ट है और आई है 0.50 एम्पियर। तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 110 वाट आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? बहुत ऊंचाई पर जब अंतरिक्ष यात्री जब ऊपर जाता है तो बहुत ऊंचाई होती है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। और जब वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ पर किसी भी रंग का कोई भी प्रकीर्णन नहीं होता। और प्रकीर्णन न होने के कारण जो है बहुत अधिक ऊंचाई पर जो है आकाश नीले की जगह काला दिखाई देता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये अगला जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, ये सिलेबस में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या हैं? ये भी 2023 में बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का है। अगला देखिए, कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में स्थित है। देखिए दर्पण कौन सा है? अवतल है। और वस्तु कहाँ रखी है? बीम कहाँ रखा है? सी और एफ के बीच में। उस वस्तु के प्रतिबिंब स्थिति साइज प्रकृति को बताना है किरणारेख के द्वारा। देखिए दिखा रखा है। पहले हम लिख लेंगे ऊपर बीम की स्थिति क्या है, अवतल दर्पण के सामने सी और एफ के बीच में। फिर हम ड्रॉ कर लेंगे, अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिया, बीच में पी ध्रुव और बीच में से उस ध्रुव में से मुख्य अक्ष रेखा खींच ली। और पी और एफ के बीच में दूरी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। और एफ और सी के भी बीच में भी 1 सेंटीमीटर, पी और सी के बीच की 2 सेंटीमीटर दूरी हो जाती है। तो हमें वस्तु कहाँ रखनी है? क्वेश्चन में दे रखा है सी और एफ के बीच में रखनी है, तो ये ए बी वस्तु सी और एफ के बीच में रख दी है। पहली जो किरण है ए सिरे से जो है वस्तु के ए सिरे से दर्पण से टकराई और टकराकर परावर्तन होने के बाद एफ में से गुजर गई। दूसरी रेखा देखिए, ए सिरे से जा रही है, अवतल दर्पण से टकराई और वापस उसी रास्ते आकर इधर आकर सी में से ही निकल गई नीचे। और देखो दोनों रेखाएं यहाँ काट रही हैं। यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। वास्तव में रेखाएं काट रही हैं, तो ये वास्तविक है और मुख्य अक्ष के नीचे है, तो उल्टा हो गया। और कहाँ बन रहा है? सी से परे बन रहा है। और साइज देखिए, ए बी का साइज छोटा है और ए डैश बी डैश का साइज बड़ा है। तो हम ये तीनों इस चित्र से देखकर ही लिख सकते हैं इनके बारे में कि भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, सी से परे है, सी से परे बना है।
और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक और उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है। प्रतिबिंब का आकार क्या है, बिंब से बड़ा है, देखने से ही पता चल रहा है बिंब से बड़ा है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, बार बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छे से आप कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। सी नौवें का सी चल रहा है, यानी 6 अंक का ये क्वेश्चन है। 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ए बी सी में। ए बी हमारे हो गए हैं 2 के। अब सी देखिए, हमें लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है जब क्षमता दे रखी हो -2 डायप्टर और ये भी बताना है किस प्रकार का लेंस है। 1 नंबर में तो फोकस दूरी हो जाएगा और 1 नंबर में किस प्रकार का लेंस है। तो देखिए पी दे रखा है -2 डायप्टर। एफ फोकस दूरी निकालना है। लेंस की क्षमता का फार्मूला है P बराबर 1/F और F निकालने के लिए F बराबर 1/P हो जाएगा और 1/-2। अब ये पता है हमें जो लेंस की क्षमता अगर डायप्टर में है तो फोकस दूरी मीटर में निकलेगी। तो अगर मीटर में निकली -0.50 मीटर, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। माइनस ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि ये लेंस जो है अवतल लेंस है। माइनस प्लस वाला उत्तल होता है या माइनस निशान है तो ये अवतल लेंस है। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 अंक मिल जाएंगे। आपको या तो ये 9 में के 3 करने हैं या 8वां में अब ये प्रकाश के अपवर्तन के नियम, या फिर ये ABC, ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है अपवर्तन के नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म हेतु आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। sin I अपॉन sin R इजिकल टू स्थिरांक। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 2 अंक आपको मिल जाएंगे। अगला है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के 2F1 के परे स्थित है। देखो अब उत्तल लेंस का पूछा गया है और वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 से परे रखी है, तो ये ध्यान रखना। और किरण आरेख से वही 3 चीज़ें बतानी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति, और किरण आरेख बना के बतानी है। तो देखिए किरण आरेख है इसका। पहले सबसे ऊपर हम इसकी बिंब की स्थिति लिख लेंगे। बिंब की स्थिति क्या है, उत्तल लेंस के सामने 2F1 से परे। तो देखिए सबसे पहले हम उत्तल लेंस ड्रॉ कर लेंगे। उत्तल लेंस ड्रॉ करने के बाद बीच में जो है O प्रकाशीय केंद्र की स्थिति लिख लेंगे और यहाँ से ओ से गुजरते हुए एक मुख्य अक्ष स्केल से हम बना लेंगे और फिर दूरियां F1 और 2F1, F2, 2F2 की स्केल से दूरी मापते हुए इनको अंकित कर लेंगे। फिर हमने वस्तु कहाँ रखनी है, 2F1 से परे। तो देखिए 2F1 से परे यहाँ रखेंगे। AB वस्तु रख दी है। तो AB वस्तु रखने के बाद जो है A सिरे से किरण मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस से टकरा रही है और अपवर्तन के बाद F2 में से गुजर गई। इसी तरह जो दूसरी रेखा आ रही है कि प्रकाश की किरण आ रही है, A सिरे से वो प्रकाशिक केंद्र में से गुजरी और उसी रास्ते वापस आती है, यानी सीधी होती है, ये मुड़ती है, इसका अपवर्तन नहीं होता है। तो ये दोनों रेखाएं जहाँ काट रही हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। अब ध्यान से देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, उल्टा और वास्तविक बन रहा है। साइज देखिए, साइज देखो AB का जो साइज है वो बड़ा है और इस प्रतिबिंब का साइज छोटा है। A' B' का साइज छोटा है, प्रतिबिंब का बिंब से छोटा है। अब ये तीनों बातें हमें यहाँ लिख देनी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F2 और 2F2 के बीच में बना है, तो ये लिख दिया। F2 और 2F2 के बीच में हमारा प्रतिबिंब बन गया है। प्रतिबिंब का साइज क्या है, बिंब से छोटा है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, उल्टा व वास्तविक। तो ऐसे लिख देना, तो ये आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2 पार्ट हो गए हमारे। अगला सी पार्ट देखिए। सी पार्ट क्या कह रहा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जा रहा है। उत्तल दर्पण क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इन दर्पणों की दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, तो ये दूर तक का दिखाते हैं। इनमें ड्राइवर है जो अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। तो यहाँ ये इसलिए इनको वरीयता देते हैं वाहनों में। अगला ये 2 अंक का अंक था।
अगला देखिए, अब रसायन विज्ञान स्टार्ट हो गया है। रसायन विज्ञान 10वां प्रश्न है, चावल, आलू तथा ब्रेड में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, बी ऑप्शन ठीक है इसका। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? 11वां प्रश्न है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार आया है। ये 10वां वाला तो पहली बार आया है, 2016 से अब तक हम कर रहे हैं, तो ये 10वां क्वेश्चन पहली बार है। और ये 11वां तो बहुत बार आया है। ये 12वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये 17 वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है। अगला देखिए, 13वां क्वेश्चन है, ये दूसरी बार आया है। फेरस सल्फेट जो है किस रंग का होता है? FeSO4 7H2, तो ये हरे रंग का होता है। जब इसको गर्म करते हैं तो इसका रंग क्यों उड़ जाता है? फेरस सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो इसमें जो 7 क्रिस्टलन के जल के अणु हैं वो भाप बनकर उड़ जाते हैं, और भाप पर उड़ने से इसका हरा रंग भी उड़ जाता है, क्योंकि जो इसका हरा रंग होता है वो पानी के अणु के कारण ही होता है, इसलिए इसका रंग पानी के साथ उड़ जाता है। तो ये 2 नंबर का है 13वां क्वेश्चन। अगला 14वां क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। इसमें 4 विलन दे रखे हैं, ABCD, उनके 8, 6, 13 और 2 pH दिए गए हैं। सार्वत्रिक सूचक से इनमें उदासीन, तनु व प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल या क्षार बताइए। देखिए, इनको ऐसे लिख लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहले विलन लिख लिए ABCD है, फिर pH लिख दिया। इनका A का pH 8 है, B का 6 है, C विलन का 13 है, D विलन का 2 है। फिर हमने इसकी प्रकृति बता देनी है। जैसे पता है 0 से 14 तक pH स्केल होता है। 7 वाला उदासीन होता है, 7 से कम वाले जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 के आसपास जो होता है 6, 5 ये दुर्बल अम्ल होते हैं। तो देखिए 6 बी विलन जो है दुर्बल अम्ल है, और 0 के आसपास जो होते हैं 1, 2 वाले वो प्रबल अम्ल होते हैं। तो डी विलन जो है वो 2 है, प्रबल अम्ल है। 7 से ऊपर की बात करते तो 7 के आसपास है वो दुर्बल क्षार होता है, और 14 के आसपास 13, 14 वो जो होता है वो प्रबल क्षार होता है। तो A विलन जिसका pH 8 है वो दुर्बल क्षार है। C विलन जिसका pH 13 है वो प्रबल क्षार है। तो इस तरह से आपको 2 अंक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये नंबर मिलेंगे आपको। अगला देखिए, 15वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। 16वां देखिए, सक्रियता श्रेणी क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कर। ये भी दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन आया है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी देखिए क्या होती है? ये एक तरह जैसे लिस्ट होती है सामान की, अगर बाज़ार में जाते हैं तो सामान की लिस्ट बनाते हैं, वैसे ये भी एक लिस्ट होती है। ये वैसी लिस्ट है, सूची है, जिसमें धातुओं के नाम लिखे हुए हैं, और वो नाम किस क्रम में लिखे हुए हैं? सबसे पहले उस धातु का नाम है जो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील होती है, फिर उससे कम वाली का, फिर उससे कम वाली का। इस तरह से एक लिस्ट बना दी है कि उस लिस्ट को देखते ही ये पता चल जाए कि सबसे ऊपर वाली जो धातु है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे नीचे वाली जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है, और बीच वाली बीच की होती है, मध्यम घटती। देखिए इसमें दिखा रखी है, एक लिस्ट हो गई, धातुओं की लिस्ट है। इनके अवरोही क्रम जो अभिक्रियाशीलता है उनके अवरोही क्रम में जचा रखा है। अवरोही का मतलब है सबसे ऊपर वाले की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, फिर नीचे आते जाएंगे तो घटती जाएगी। पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील धातु है, फिर सोडियम का नंबर है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। तो सिल्वर गोल्ड जो होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, और बीच में जो जिंक, आयरन, लेड हैं बीच वाली हैं, सबसे अधिक होगी पोटेशियम, और ये हो गई। तो इससे आप ये सक्रियता श्रेणी के बारे में बता सकते हैं कि ये लिस्ट होती है धातुओं की। अगला है दूसरा, ये सक्रियता श्रेणी वाला जो है ये 2 अंक का था। अब जो अगला क्वेश्चन है 16वां, दूसरा इसका पार्ट है, ये भी 2 नंबर का है। इसके 2 भाग कर दिए हैं दूसरे के भी। एक तो पहला तो है अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं भाप के साथ आयरन की। ये आयरन है, Fe आयरन हो गया, पानी G लिख रखे यानी ये भाप है, और इसने पानी भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया? आयरन ऑक्साइड बना दिया, Fe3O4 बना दिया, प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो ये 1 नंबर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाली अभिक्रिया भी आप रट लीजिए, बार बार लिख कर इसका अभ्यास कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, उसका बी भाग आ गया, 16वें के दूसरे का बी भाग आ गया। कैल्शियम की पानी के साथ अभिक्रिया दिखानी है। देखिए कैल्शियम पानी हो गया, L इसलिए दिखाया क्योंकि ये पानी के रूप में है,
और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कैल्शियम का भी बार बार आया है, ये अभिक्रिया भी बार बार आई है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, ये भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इनको बिल्कुल टिप्स पे कर लीजिए ताकि पेपर में आप भूले ना क्या आना है क्या नहीं। तो ये देखिए CH3COOH प्लस NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ है एथेनॉइक अम्ल की अभिक्रिया। तो क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट बन गया है, H की जगह Na आ गया है। बस इतना याद रखना है। एथेनॉइक अम्ल का तो आपको फार्मूला आता होगा, यहाँ से H हटा के सोडियम बाइकार्बोनेट का Na लगा देना है तो ये सोडियम एसीटेट हो जाएगा। और H2O प्लस CO2 दिखा देना है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। और संतुलित ज़रूर करना है, बाद में अभिक्रिया होने के बाद इसको संतुलित करना है। संतुलित करके देख लेना भाई क्या संतुलित है। ऑलरेडी कई तो अभिक्रिया पहले ही संतुलित होती हैं, कई करनी पड़ती हैं, तो ये संतुलित है। दूसरा जो है इसका Na प्लस सोडियम की एथेनॉल के साथ है। ये देखिए ये इधर है, सोडियम है प्लस, यहाँ प्लस लगाना भूल गए भाई। देखिए सोडियम प्लस एथेनॉल है CH3CH2OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और C2H5OH ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये क्या बन गया CH3CH2ONA है, सोडियम एथोक्साइड बन गया ये, प्लस हाइड्रोजन। तो इसको संतुलित करने के लिए देखो सोडियम के आगे भी 2 आया है, इसके एथेनॉल के आगे भी 2 आ गया है संतुलित करते वक्त, और इसके यहाँ भी 2 आ गया है। तो इसको अच्छे से संतुलित कर लेना, ये भी रिएक्शन बार बार आ रही है। अगला देखिए तीसरी जो है अभिक्रिया है वो एथेनॉल की है, गर्म सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है, एथीन बन रहा है, CH2 द्विआबंध CH2 प्लस पानी। ये निर्जलीकरण H2SO4 निर्जलीकरण कर देता है, इसमें से पानी को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ एथीन बन जाती है और पानी निकल जाता है। ये तीनों अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप टिप्स पे कर लीजिए इनको। तो ये भाग के 3 पार्ट थे, तीनों 1-1 नंबर के, तो ये 3 नंबर का हो गया है। अब तक बी पार्ट जो है इसमें 2 भाग दे रखे हैं, एक बेंजीन की संरचना का दे रखा है, एक मिसाइल का निर्माण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं मिसाइल और बेंजीन भी। बेंजीन देखियो बिल्कुल ईजी है, एक षटकोण बना के आप कॉर्नर पे सील H लगा देना, और ये 3 इसमें 3 द्विआबंध होते हैं, ये 3 द्विआबंध ऐसे बना देना। और C6H6 इसका आणविक सूत्र होता है, और ये संरचनात्मक सूत्र आपके सामने है, ऐसे आप बना सकते हैं। इससे अगला है हमारा मिसाइल का निर्माण और संक्षिप्त वर्णन करना है, 2 नंबर में है ये। इसमें साबुन की शोधन प्रक्रिया, जब साबुन को साफ कपड़ों को साफ करते हैं तभी मिसाइल बनता है। तो इसमें पहले साबुन के बारे में बताया गया है कि साबुन के अणु कैसे होते हैं। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, यानी जो इनका आयनिक भाग होता है वो सोडियम भी हो सकता है और पोटेशियम का भी हो सकता है। और जो आयनिक भाग होता है वो जल में घुलनशील होता है, जलरागी होता है। जो दूसरा भाग होता है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला होता है, जल विरागी भाग होता है, वो अघुलनशील होता है। साबुन जल विरागी होता है। साबुन का जो आयनिक सिरा होता है पानी की ओर यानी बाहर की ओर, और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो तेल की ओर इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि मिसाइल का निर्माण हो जाता है। ये देखिए डायग्राम में मिसाइल है, ये साबुन का अणु है, ये जो गोल गोल ऐसा दिखा रखा है ये आयनिक सिरा होता है, यहाँ सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है। और जो ये पूंछ दिखा रखी है ये जल विरागी हाइड्रोकार्बन पूंछ है, ये जल विरागी होती है, यानी ये गंदगी में घुलनशील होती है, ये पानी में घुलनशील होती है। ये देखिए जब हमने साबुन कपड़ों को लगाया तो क्या हुआ है, बीच में गंदगी आ गई है, पीला पीला दिखा रखी है, मैल है या तेल जो भी गंदगी है। इसके चारों तरफ देखो ये साबुन के अणु इस तरह गोल गोल व्यवस्थित हो गए हैं। इसमें जो आयनिक सिरा है वो बाहर की तरफ यानी पानी की तरफ, और ये जो पूंछ है ये इसकी तेल की तरफ आ गई है, गंदगी की तरफ आ गई है। तो इसने साबुन के अणुओं ने गंदगी के चारों तरफ अपने आप को इस तरह व्यवस्थित कर लिया है, और ये इस संरचना जो बन गई है इस संरचना को मिसाइल बोलते हैं। और ये कब बनती है, जब हम जब साबुन कपड़े से मैल बाहर निकल जाता है मिसाइल के रूप में। मैल को मिसाइल का मतलब ये होता है इसके अंदर जो गंदगी है उसको, गंदगी को चारों तरफ से साबुन के अणुओं ने घेर लिया है, उसी को मिसाइल बोला गया है। ये देखिए इसमें दिखा रखा है कपड़े पर जैसे गंदगी लगी हुई है, ये तैलीय भी हो सकती है।
जलरागी सीरा देखिए कैप्सूल से दिखा रखे हैं छोटे छोटे। इसका जो डार्क ब्लू कलर है गहरा नीले वाला जो है वो जलरागी यानी आयनिक सीरा है, ये पानी में घुलने वाला है। और जो दो सफ़ेद वाला सीरा है वो हाइड्रोकार्बन वाला है, ये जल विरागी से होता है, जो तेल गंदगी में घुल जाता है, घुलनशील होता है। देखिए जब हम साबुन लगाते हैं कपड़े पर, देखो गंदगी के चारों तरफ ये साबुन के अणु आ जाते हैं। दूसरे चित्र में भी देखिए ये ऐसे ऐसे हम हाथ से लाते हैं, जब रगड़ते हैं उसको तब ये दिखा रखा है। तीसरे चित्र में देखिए ये जो है गंदगी के चारों तरफ अणु लग गए हैं साबुन के ये। और चौथी में देखिए चारों तरफ घेर लिया है, साबुन के अणुओं ने गंदगी को घेर लिया है। तो ये घेरने के बाद देखो ये मिसाइल तैयार हो गई है। और जैसे ही चारों तरफ से साबुन के अणुओं ने घेर लिया है तो ये कपड़े से बाहर निकल जाते हैं। आयन आयन विकर्षण हो जाता है इधर, ये कपड़े से बाहर कोलाइडल का रूप होता है, बाहर निकल जाती है। और देखो कपड़ा साफ हो गया और गंदगी बाहर चली गई है। यही बात इसमें लिख रखी है। ये बता रखा है कि जो मैल होते हैं अधिकांश तेल के तैलीय होते हैं और तेल पानी में घुलनशील होता है। तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं और आयन आयन विकर्षण के कारण वो मैल आसानी से बाहर निकल जाता है। इस तरह से कपड़े साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह मिसेल भी हो जाएगा, इसमें आपकी मिसाइल की भी तैयारी हो गई। और इसमें साबुन की शोधन पर क्या कपड़े कैसे साफ़ करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप इस तरह से आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 6 नंबर का 17 वाला है। अब इसका अथवा वाला भाग देख लिखते हैं। ये है अथवा वाले में क्या है, अथवा वाला भाग देख लीजिए। अब क्या है, देखिए नामकरण करना है, यौगिकों का नामकरण है। सबसे पहले नामकरण के लिए हमें कार्बन की संख्या देखनी है। 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब है प्रोपेन, प्रोपेन प्रोप आएगा स्टार्टिंग में। और फिर हमें प्रकार्यात्मक समूह देखना है। इसमें सी द्विआबंधो है यानी कीटोन है। ये कीटोन का प्रकार अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। तो प्रोपेनोन बन जाएगा। प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, प्रोपेनोन। दूसरा देखिए इसमें कार्बन गिनिए कितने हैं, 2 कार्बन हैं। 2 कार्बन हैं तो 2 कार्बन के लिए एथेन होता है, एथेन। प्रकार्यात्मक समूह देखिए क्या है, इसमें OH है। OH अल्कोहल होता है। अल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ओल होता है। तो एथेन प्लस ओल नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। तीसरा देखिए इसमें 3 कार्बन हैं, गिन लीजिए चाहे 1 2 3, 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन वाले को प्रोपेन से स्टार्ट करेंगे। तो अब इसमें प्रकार्यात्मक समूह देखिए COOH है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो है अनुलग्न ओइक अम्ल होता है। तो प्रोपेन प्लस ओइक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये तीनों नाम ऐसे हो गए, प्रोपेनोन, एथेनॉल, प्रोपेनोइक। आप ऐसे लिख दोगे तो 3 नंबर आपके फटाफट मिल जाएंगे आपको। तो ये 3 नंबर का तो ये था। अब बी भाग में इसमें 2 नंबर में तो संकलन अभिक्रिया है उदाहरण सहित, और 1 में बेंजीन है। संकलन अभिक्रिया भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिप्स पे कर लीजिए। संकलन अभिक्रिया को भी बहुत से सेट में आई है ये, तो इसको अच्छे से रट लेना। इसको हाइड्रोजनीकरण भी बोलते हैं संकलन अभिक्रिया को। देखिए क्या है संकलन अभिक्रिया, पैलेडियम या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है यानी वनस्पति तेल है। C और C के बीच में द्विआबंध है इसलिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये R जो है ये लंबी कार्बन हाइड्रोकार्बन की चेन होती हैं जो R लगा रखे हैं। ये निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा। हाइड्रोजन ऐड होने पर क्या होता है, C के बीच में द्विआबंध हट जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ जाता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है क्योंकि इसमें C के बीच में कलाबंध है और ये वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये वनस्पति तेल होता है और ये वनस्पति घी में बदल गया। जैसे कि वनस्पति तेल जैसे सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, तिल का तेल है, ये वनस्पति तेल होते हैं। इनसे जैसे लाडला, डालडा, गगन मगन घी बनाते हैं वो वनस्पति घी होते हैं। तो वनस्पति घी कैसे बनते हैं, हाइड्रोजनीकरण या संकलन अभिक्रिया से बनते हैं। तो इसका ये औद्योगिक अनुप्रयोग है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी जो है हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा बनाया जाता है। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन हो गया। इससे अगला हमारा बेंजीन का था। बेंजीन का देखो बार बार आ रहा है, षटकोण बना के कॉर्नर पे 6 CH लिख देना और 3 त्रियाबंध लगाने हैं, 3 द्विआबंध लगाने हैं इसके अंदर। एक ये छोड़ के C को छोड़कर और फिर आगे लगाना है। तो 3 इस तरह से लगा के आप बेंजीन का सूत्र लिख सकते हैं। C6H6 इसका आणविक सूत्र है। ये
भी आपको टिप्स पे हो जाना चाहिए, बेंजीन का भी। अब हमारा जो है जीव विज्ञान स्टार्ट हो रहा है। जीव विज्ञान जो है सेक्शन सी है। इसमें पहला जो है 18वां क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि का संदमन करता है। पहले 3 हार्मोन जो है वृद्धि हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। और लेकिन एब्सिसिक अम्ल है जो ये संदमन करता है, तो इसका डी ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला देखिए, मटर के पौधे में कौन सा अप्रभावी लक्षण है। देखिए, लंबा पौधा भी प्रभावी है, गोल बीज भी प्रभावी है, ए और बी यानी ए और बी दोनों प्रभावी हैं। सी जो डी है सफ़ेद फूल, ये अप्रभावी लक्षण है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका, सफ़ेद फूल। लेशमानिया में जनन किससे होता है। लेशमानिया में द्विखंडन से होता है, मुकुलन से भी नहीं होता, बहुखंडन से भी, बीजाणु समांग संघ से भी नहीं होता, द्विखंडन से इसका इसमें जनन होता है। और एक निर्धारित तल से होता है। ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर मेंडल किस देश से संबंध रखते थे। ये ऑस्ट्रिया है इसका, ऑस्ट्रिया याद कर लेना। अब 22वां देखिए, ये सभी हमारे एक एक नंबर के चल रहे थे अब तक। अब देखिए 22वां भी 1 नंबर का ही है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि जो प्रतिवर्ती क्रिया है अचानक होने वाली क्रिया होती है, और अचानक होने वाली क्रिया जो है मेरुरज्जु से नियंत्रित होती है। मस्तिष्क में तो इस कार्य की बस सूचना संचित हो जाती है, इसमें मस्तिष्क का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है। सोचने के लिए अगर सोचेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो सेकंडों के कुछ हिस्से में होने वाली है क्रिया है, इसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती। 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। अगला देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न भाग क्या हैं। कपाल तंत्रिका होती है और मेरु तंत्रिका होती है। कपाल तंत्रिका तो कपाल से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती हैं। ये क्या काम करते हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के दूसरे भागों में संचार के परिधीय तंत्रिका तंत्र करता है, यानी इस तंत्र द्वारा संचार को भेजा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी और दूसरे भागों में भी। जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, ये दोनों कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर बना है। तो ये आपका 2 अंक का नंबर है, 2 अंक आपको मिल जाएंगे। ओजोन के लाभ और हानियाँ। ओजोन के लाभ तो आपको पता ही है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर पराबैंगनी विकिरण पहुंच जाएंगी तो वो हानिकारक होती हैं, तो मानव में त्वचा कैंसर कर सकती हैं। हानि क्या है, ये जो सभी प्रकार के वायु जीवों के लिए जो ओजोन है, ये घातक विष है। ये जब निचले स्तर पे होती है ओजोन, तो ये एक घातक विष की तरह काम करती है, तो ये इसकी हानि है। अगला देखिए 26वां, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, तो इसको भी देखिए। अगर अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, अंड कोशिका जो है 1 दिन के लिए जीवित रहती है, यानी कि इसका जीवन 1 दिन का होता है। और जो अंडाशय होता है हर 1 महीने एक अंडे को छोड़ता है, और निषेचित अंडा अगर अंडा निषेचित हो जाता है तो गर्भाशय को उसकी प्राप्ति के लिए हर महीने तैयारी करनी होती है। उसके लिए क्या करता है, तैयारी के लिए वो जो उसकी अंदर वाली भित्ति होती है वो मांसल और स्पंजी बना लेता है उस भित्ति को। और ऐसा क्यों करता है गर्भाशय, क्योंकि अगर निषेचित अंडा वहाँ पर आ जाता है तो उसको पोषण प्रदान करने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है। मान लीजिए अगर वो निषेचित अंडा नहीं आता है, तब क्या होता है, ये जो तैयारी की थी, ये भित्ति जो मांसल और स्पंजी हुई थी, ये क्या होती है, इस परत की आवश्यकता रहती नहीं है, तो ये परत धीरे धीरे टूट कर योनि मार्ग से बाहर रुधिर और म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। और ये चक्कर है चलता रहता है महीने में 1 बार, तो इसे ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। और इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिन की होती है, तो ये आप लिख देना। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर है, एक वृकाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। 27वां क्वेश्चन है ये। वृकाणु की संरचना देखिए डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा बताया है आपको, ताकि आपको डायग्राम बनाना आसान लगे। कई बच्चों को ये डायग्राम बनाने में कठिनाई आती है, तो उनको आसान लगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया है।
देखिए पहले आप ऐसे बोमन संपुट बना लेना। बोमन संपुट के अंदर जो है केशिका गुच्छ होते हैं। ये जो वृक्क धमनी की शाखा है और ये शिरा की शाखा, यहाँ आगे देखो केशिकाओं में टूट जाती है और ये केशिका गुच्छ होती है। केशिका गुच्छ एक छलनी का काम करता है जहाँ पर अपना रुधिर छनता है। और छनने के बाद देखो ये नलिकाकार भाग होता है वृकाणु का। यहाँ से ये छना हुआ भाग जो है निस्संदन बोलेंगे इसको, जो छना हुआ आता है वो यहाँ से गुजरेगा। ये देखो नलिका का भाग, ये संग्राहक नलिका। आप ये बना लेना, पहले आपको आसान लगेगा। इसके बाद जो है इसके ऊपर से जो है ये धमनी और ये जो है ये गुजारनी है रुधिर वाहिकाएं। वो जब आप करोगे तो थोड़ा आपको वैसा लगेगा। मैं देखो मैंने खुला खुला सा बताया है। इस डायग्राम के ऊपर आपको ऐसे ड्रा कर सकते हैं। ये जो है धमनी जैसे देखो रेड कलर में दिखा रखी हैं। ये वृक्क धमनी यहाँ नीले कलर में है, यहाँ रेड कलर में दिखा रखी है। और जो अपना ये था नेफ्रॉन है उसके अंदर से ब्लैक एरो से दिखा रखा है। ये जो निस्संदन है ऐसे ऐसे होता हुआ संग्राहक नली में आ जाता है। तो ये इस तरह से ये जाल सा बना रखा है। ये जाल बाद में बनाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। आप पहले ऐसे बना लेना, बाद में ऐसे। तो ऐसे सीधा ऐसे देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले मैंने ऐसे दिखा दिया है। बाद में इसके ऊपर आप ऐसे ऐसे ये रुधिर वाहिकाओं का जाल बना देना। और बुक वाला भी बना सकते हो ऐसे, जो आपको आसान लगे वो बना लेना। बुक में थोड़ा ये नलिका का भार थोड़ा ज़्यादा दिखा रखा है और है वैसा ये बिल्कुल ये। तो आप जो आपको ठीक लगे वो बना लेना। तो अब इसमें मूत्र निर्माण भी पूछा हुआ है। मूत्र निर्माण देखिए हमें ये पता है जो वृक्क है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन की, वृक्क की। इसको नेफ्रॉन या वृकाणु बोलते हैं। जो वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है उसको क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन या वृकाणु। और हमें पता है हर एक वृक्क में क्या होते हैं, लाखों वृकाणु होते हैं। और ये लाखों वृकाणु ही अपने रुधिर को जो है छानने का काम करते हैं। उसमें से उत्सर्जी पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालते हैं। रचना क्या है, रचना हमने पढ़ भी ली है कि बोमन संपुट होता है। यह कप के आकार का होता है और इसमें ये केशिका गुच्छ को घेरे रहता है। केशिका गुच्छ रुधिर केशिकाओं का गुच्छा होता है जहाँ पर रक्त छनता है, ये बता दिया पहले आपको। वृकाणु क्या है, ये नलिकाकार भाग होता है जो संग्राहक नलिका में खुलता है। संग्राहक नलिका है यहाँ पर, ये साइड में इसमें खुलेगा। ये देखो ये दिखा रखा है, ये संग्राहक नलिका है, इसमें खुलेगा। क्रियाविधि क्या है, मतलब मूत्र का निर्माण कैसे होता है। निस्संदन, पहला पॉइंट निस्संदन होता है। रुधिर है जो वृक्क धमनी से केशिका गुच्छ में आएगा। यहाँ पर रक्त से जो है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, यूरिया, प्रचुर मात्रा में जल भी छन जाता है। ये सारे उपयोगी पदार्थ है हमारे लिए, लेकिन ये यहाँ पर ये छन जाते हैं इसमें केशिका गुच्छ में। जब इनका छनाई होती थी ये बाहर निकल जाते हैं रुधिर से। और फिर ये चयनित पुनर्अवशोषण, दूसरा पॉइंट क्या होता है, चयनित पुनर्अवशोषण होता है। ये निस्संदन जब वृक्क के नलिकाकार भाग से गुजरता है तो ये जो उपयोगी पदार्थ हैं, ग्लूकोज हैं, अमीनो अम्ल हैं, ये लवण हैं, ये वापस रक्त में डाल दिए जाते हैं। इसी को कहते हैं चयनित पुनर्अवशोषण। यानी उनको सेलेक्ट करके, उनको चयन करके, जो हमारे लिए उपयोगी हैं उनको सेलेक्ट करके दोबारा से रक्त में डाल देना, ये चयनित पुनर्अवशोषण कहलाता है। और जो जल का पुनर्अवशोषण है वो हमारे अंदर कितना पानी है और कितने वर्ज्य पदार्थ हैं उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना पुनर्अवशोषण करना है, कितना नहीं करना है। तीसरा है श्रावण। श्रावण होता है सिक्रीशन। जो नलिकाकार भाग है वो क्या करते हैं, एच आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों का श्रावण निस्संदन में कर देते हैं। यानी कि वो नलिका की जो हैं भित्तियाँ हैं वहाँ से भी कुछ निकलता है और वो किस में, निस्संदन में डाल देती हैं। और वो शरीर के आयनिक व अम्ल क्षार के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। ऐसा करेंगी तभी तो उसमें संतुलन बना रहेगा। फिर है उत्सर्जन। अब ये हमारा ये तैयार हो गया है निस्संदन, इसमें उपयोगी पदार्थ दोबारा से रक्त में डाल दिए गए हैं और श्रावण नलिका से कुछ अमोनिया वगैरह इसमें निस्संदन में डाल दिए हैं। तो अब ये मूत्र जो है बन गया है, ये मूत्रवाहिनी में प्रवेश कर जाएगा। संग्राहक नली से होता हुआ ये मूत्रवाहिनी में चला जाएगा, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में जाएगा
और मूत्राशय जो होता है वो पेशियों से बना होता है, और ये पेशियाँ जो है ये तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती हैं। मूत्र जब मूत्राशय में तब तक रहता है जब तक कि मूत्राशय का दाब उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर नहीं निकाल दे। तो इस तरह से आप इसका ये लिख सकते हैं मूत्र निर्माण और रचना जो है इसकी। तो ये 27वां क्वेश्चन 6 नंबर का था। आप चाहे ये कर सकते हैं विरकाणु वाला, और चाहे आप इसके अलावा एक और क्वेश्चन दे रखा है वो भी कर सकते हैं। वो है मनुष्यों में श्वसन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, 3 नंबर में है। और 3 नंबर में लिम्फ के बारे में है, कैसे बनता है, क्या कार्य। तो मनुष्य की श्वसन की क्रियाविधि देख लेते हैं। देखिए पहले थोड़ा सा चित्र समझ लेते हैं फिर बताएंगे क्या है। देखिए नासाद्वार है, नासाद्वार से हवा अंदर आती है, और नासाद्वार में बहुत से हमारे जो है छोटे छोटे रोम होते हैं जो कि वायु की गंदगी को यहीं रोक लेते हैं, फिल्टर कर देते हैं, और जो तापमान को भी, हवा की तापमान को भी शरीर के तापमान के बराबर कर देते हैं। फिर हवा अंदर जाती है। ग्रसनी, कंठ और श्वास नली से होते हुए, देखो श्वास नली में वलय होते हैं। श्वास नली में ये वलय जो उपास्थि के बने होते हैं, ये क्या कहते हैं, इस हवा के मार्ग को ये निपतित नहीं होने देते, यानी आपस में चिपकते नहीं हैं। ये वलय उसको ऐसे रास्ता बनाए रखते हैं, और ये आगे तक है। ये वलय उपास्थि वलय है। श्वसनी आ गई आगे, जो श्वास नली 2 भागों में बट गई, श्वसनी और श्वसनी दोनों एक एक फेफड़े में चली जाती है, और श्वसनी फिर श्वसनिका में विभाजित हो जाती है। श्वसनिका का जो अंतिम सिरा है वो है कुपिका कोश, जहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ कुपिका कोश के ऊपर बहुत सी जो है रुधिर वाहिकाएँ फैली होती हैं। रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, वो रुधिर जो है शरीर के भागों से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया हुआ होता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ये यहाँ कुपिका कोश में छोड़ देता है, और कुपिका कोश में जो ऑक्सीजन होती है वो रुधिर में आ जाता है, और रुधिर उसको लेके सभी भागों तक चला जाता है। हृदय से होते हुए पहले हृदय में जाएगा, और फिर जाएगा महाधमनी, उसको शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाएगी। तो ये इधर पसलियाँ भी दिखा रखी हैं, डायफ्राम है नीचे। तो जब ये इसका डायग्राम हो गया है, इसमें क्रियाविधि पूछी है, कार्यविधि पूछी है, तो ये जो ऊपर दिखाया सारा जो मैंने अभी बताया वो सारा ही है। नासाद्वार से जो मनुष्य में वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, नासाद्वार जो है वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्संदित हो जाती है, यानी उसकी वो छन जाती है। वायु धूल है अशुद्धियाँ उससे मुक्त हो जाती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत भी होती है जो इस प्रक्रम में सहायता करती है। ग्रसनी कंठ जो होते हैं वहाँ से होते हुए वायु फेफड़ों में चली जाती है, और यहाँ में उपास्थि वलय होते हैं जो वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देते। फेफड़े हैं, फिर फेफड़े इनके अंदर मार्ग में छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, और अंत में गुब्बारे जैसी रचना जिसको कुपिका कोश बोलते हैं, वो एक गैसों के आदान प्रदान करने के लिए सतह उपलब्ध कराती हैं। उनके ऊपर भी रुधिर वाहिका का जाल होता है। अब इसकी कार्यविधि कैसे होती है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेकर आप देख भी सकते हैं, सांस लेते हैं तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठ जाती हैं, यानी छाती ऊपर उठ जाती है, और जो डायफ्राम होता है वो चपटा हो जाता है, यानी नीचे की तरफ हो जाता है, जिससे वक्ष गुहिका बड़ी हो जाती है, यानी आयतन बढ़ जाता है। यहाँ पर आयतन बढ़ने के कारण क्या होता है, यहाँ पर बाहर जो है आयतन बढ़ने से यहाँ प्रेशर जो है कम हो जाता है, और बाहर ज़्यादा हो जाता है। पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जो 10वीं के लेवल का तो है नहीं, तो वहाँ बाहर से क्या है हवा अंदर चूस ली जाती है, और कुपिकाओं को भर देती है वो हवा। फिर रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड जो लेके आया होता है वो कुपिकाओं में, वहाँ से रुधिर वाहिका कुपिका की वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों तक ले जाता है। तो ये जो डायफ्राम चपटा हो गया था, तो फिर ये दोबारा से अपनी पहली अवस्था में आ जाता है। जब हवा बाहर निकलती है तो पहली अवस्था में आ जाएगा, और डायफ्राम अंदर का जो है आयतन जो है वो कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इस तरह से ये हमारे जो श्वसन की कार्यविधि होती है। तो ये आज का हमारा ना, अभी लिम्फ बाकी है। लिम्फ का कार्य है, लिम्फ क्या है और ये कैसे बनता है। देखिए लसिका ही लिम्फ होता है। केशिकाओं की भित्ति में छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद में से रक्त जब केशिका में जाता है तो वहाँ से वो उस रक्त में से प्लाज्मा प्रोटीन रुधिर के कोशिकाएँ होती हैं वो बाहर निकल कर उत्तक होते हैं, वहाँ पर कुछ जगह होती है, अवकाश बोलते हैं, अंतरकोश के अवकाश, उसमें आ जाता है। तो वहाँ जब वो उत्तकों में छन कर आ जाता है तो उसी को लसिका बोल देते हैं।
यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है। इसका रंग नहीं होता है। रुधिर तो लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण, आरबीसी के कारण, लेकिन इसमें लसिका के अंदर जो है आरबीसी नहीं होती, तो इसका रंग लाल नहीं होता, यह रंगहीन होता है। और इसमें प्रोटीन भी थोड़ा ही होता है, छोटे छोटे साइज वाला प्रोटीन होता है, बड़ा तो वो छन नहीं पाता है। और ये अंतरकोशीय लसिका अंतरकोशीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में जाता है, वहाँ से बड़ी लसिका वाहिकाओं में बनाती हैं और अंत में बड़ी शिरा में खुल जाता है। कार्य क्या है? ये पचे हुए तथा शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। अतिरिक्त तरल को भी ये बाह्य कोशिकाओं से अवकाश से वापस रुधिर में डाल देते हैं, तो ये इसका कार्य है। ये 3 नंबर का है लसिका वाला, और जो श्वसन वाला था वो भी 3 नंबर का था, तो ये 6 नंबर का आपका हो गया है। तो आज यहाँ हमारा ये सेक्शन सी है 2023 का, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट है तो ज़रूर करें, शेयर करें और 10वीं के बच्चों को, ताकि उनका थोड़ा बहुत जो है अच्छे से तैयारी हो जाए और वो अच्छे अंक हासिल कर सके। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन आइकन बटन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अगला कोड जो है 2023 का डी कोड आप देख सकें। तो 2000 अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। 2023 डी देखने के लिए तैयार रहें।